Hi. So we have gathered here to listen to a story. And what makes a good story? Well, what makes a good story is exactly what makes a good life. You know? हाँ, wow, yes. गुड लाइफ कैसे बनती है और या गुड स्टोरी कैसे बनती है? एक साधारण सा बच्चा या इंसान होता है, उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है. वो चैलेंज एक विलन हो सकता है, वो चैलेंज एक परिस्थिति हो सकती है जो बहुत बड़ी हो, बहुत मुश्किल हो. फिर वो डिसाइड करता है, वो बच्चा या वो इंसान डिसाइड करता है कि इस विलन को मुझे हराना है, इस चैलेंज को मुझे जीतना है. और फिर चालू होती है उसकी गाथा, his story, where he fights the villain, he overcomes the difficulties. और अंत में क्या होता है? वो बच्चा बच्चा नहीं रह जाता, वो इंसान इंसान नहीं रह जाता, उसके अंत में निकल के आता है एक हीरो. तो आज की कहानी में भी ये सब कुछ है. एक साधारण इंसान हीरो कैसे बनता है, एक बच्चा हीरो कैसे बनता है. तो आज हम सुनेंगे हीरो बनने की कहानी. और ये कहानी साधारण नहीं है, दो कारणों से. क्योंकि ये सच्ची कहानी है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ऐसा सही में हुआ है. और दो, इस कहानी में आप सब हैं, आप भी. तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या पता कब आपका रोल आ जाए इस कहानी में. तो हम शुरू करते हैं. ये कहानी आती है इस किताब से, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसको लिखा है परमहंस योगानंद जी ने. और जब ये छोटे थे ना, आपके जैसे छोटे बच्चे थे, तब की कहानी है. ये जब छोटे भी थे तो इनका बड़ा मन किया करता था कि ये अलग अलग साधुओं से, संतों से, बहुत ही विशेष शक्तियों वाले लोगों से मिलें. और ऐसे ही एक दिन इनके दोस्त इनके घर पे आए और इनको बोला, इनका नाम वैसे तो बाद में परमहंस योगानंद हो गया था, पर बचपन में इनका नाम मुकुंद था. तो उन्होंने कहा, मुकुंद, तुम्हें पता है, मुझे टाइगर स्वामी के घर के बारे में पता चल गया है. वाओ! उनकी आंखें एकदम फैल गईं कि अब हम टाइगर स्वामी से मिल सकेंगे, उनके घर जा सकेंगे. वो बहुत एक्साइटेड हो गए. एक्साइटेड होकर उन्होंने कहा कि चंडी, जो उनके दोस्त थे, उनको कहा, चंडी, कल हम लोग सुबह सुबह निकल जाएंगे टाइगर स्वामी से मिलने के लिए. और वो निकल पड़े टाइगर स्वामी से मिलने के लिए. ये कलकत्ता में रहते थे. कलकत्ता के बाहर दानापुर में टाइगर स्वामी के घर का पता लगा इनको. और जब ये वहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था. इन्होंने ठक 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 ठक. अब भाई बच्चे तो आदत होती है ना, एक बेल पे बात मानते ही नहीं है, टन 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 करते ही जाते हैं. हालांकि अच्छी आदत तो नहीं है, पर बच्चे तो बच्चे हैं. इन्होंने ठक 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 किया, पर फिर भी बहुत धीरे से रुक रुक के एक आदमी आया और उसने दरवाज़ा खोला और इनका स्वागत किया. इनको बुलाया कि आप अंदर आइए. वो उनको अंदर लेके गया. और जब अंदर लेके गया तो थोड़ी देर बाद, कुछ देर इंतज़ार कराने के बाद, टाइगर स्वामी उनसे मिलने आए. वो लोग तो दंग रह गए, वो तो छोटे छोटे बच्चे थे. और टाइगर स्वामी इतने बड़े, उनके मसल्स इतने बड़े बड़े, उनकी बॉडी के बराबर तो उनके पूरे पैर. उन लोग का तो, जिसे कहते हैं, दे जस्ट ड्रॉप देयर जॉज, ऐसे खड़ी रह गए. फिर टाइगर स्वामी बैठे तो तुरंत योगानंद जी ने उनसे कहा कि क्या आप हमें अपने जीवन के बारे में, जब आप शेरों को अपने हाथों से मार मार कर अपने वश में ले आए थे, वो कहानी सुनाएंगे? टाइगर स्वामी ने कहा, जरूर. उन्होंने कहा, आप ये कैसे करते हैं? आप ये कैसे कर पाते थे कि शेरों को अपने सिर्फ हाथों से पीट पीट कर पालतू बना लेते थे? तो टाइगर स्वामी उठ के गए. टाइगर स्वामी उठ के गए. और मन की शक्ति, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास शरीर में तो बहुत दम है, लेकिन जंगल में जब वो शेर को देखते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं. मेरे पास शरीर के साथ साथ मन की शक्ति है. फिर वो थोड़ा शांत हुए और उन्होंने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया. उन्होंने बताया कि जब वो पूरे भारत में अपनी प्रसिद्धि के चरम पे थे, मतलब ही वॉज एक्सट्रीमली फेमस, ही वॉज एट द हाइट ऑफ हिज फेम, तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो रिलैक्स करना चाहते हैं.
और रिलैक्स करने के लिए वो चले गए कूच बिहार। जब वो कूच बिहार में पहुंचे तो वहाँ पे भी उनका फेम उनके पहले पहुँच गया, मतलब उनकी ख्याति उनसे पहले उस गांव में पहुँच गई। धीरे धीरे बच्चों ने, लेडीज़ ने, जेंट्स ने, सब ने उनकी खबर फैलाना शुरू कर दिया कि यही बाघ स्वामी हैं जो बाघों को अपने हाथों से मार मार कर पालतू बना देते हैं, टाइगर्स को मार मार के पालतू बना देते हैं, और वो हमारे गाँव में आए हुए हैं। ये बात धीरे धीरे करके कूच बिहार के राजा तक भी पहुँच गई। और एक शाम को जब वो आराम कर रहे थे, अचानक उनके घर के सामने एक चैरियट आके खड़ा हो जाता है। आप चैरियट समझते हैं ना, जिसमें घोड़े लगे होते हैं आगे और रथ, वैसा एक रथ आके खड़ा हो गया और उसमें से 4 पुलिस वाले निकले और उन्होंने उनको निमंत्रण यानी कि इनविटेशन दिया कि आपको कूच बिहार के राजा ने अपने सभागार में बुलाया है और उनको राजा के कोर्ट हाउस में, मतलब जो राजा का कोर्ट हाउस होता है वहाँ पर पे लेकर के गए। जब वो कोर्ट हाउस में पहुँचे तो राजा ने अपनी थ्रोन पे बाघ स्वामी को बैठाया और उनसे बात करनी शुरू की। उन्होंने उनसे कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि आप बाघों को नंगे हाथ से पीट करके हराते हैं, मुझे लगता है कि आप धोखा देते हैं या आप कमज़ोर शेरों से लड़ते हैं। कुछ इस तरह की बातें करनी शुरू की ताकि उनको इंसल्ट कर सकें, वो बेइज्जती कर सकें, और ये बात उनको बहुत बुरी लगी। उन्होंने इस बात का कोई जवाब तो नहीं दिया। तो कूच बिहार के राजा ने उनसे कहा कि मेरे पास एक बहुत खतरनाक शेर है, उसका नाम है राजा बेगम, मतलब मेल और फीमेल दोनों नाम एक साथ, क्योंकि वो इतना खतरनाक शेर था कि उसमें ताकत एक मेल टाइगर की थी और फुर्ती एक फीमेल टाइगर की थी। बोला अगर आप सही में बाघों से लड़ते हैं तो राजा बेगम से लड़के दिखाइए। स्वामी जी को पहले ही बहुत गुस्सा आ गया था, तो उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उन्होंने कहा कि हाँ मैं लड़ूंगा। कूच बिहार के राजा इस बात से बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर एक सप्ताह में, एक वीक 7 डेज बाद लड़ाई होगी, लेकिन शर्त यह है कि मैं आपको टाइगर को देखने नहीं दे सकता। एक सप्ताह उन्होंने अपने आप को वापस रीट्रेन किया, सब जगह ढिंढोरा पिटवाया गया, टिकट्स बिके, बहुत बड़ा तंबू लगवाया गया और पूरी तैयारी की गई सिक्योरिटी के साथ कि ये फाइट को कराया जा सके। फाइट का दिन आ गया और जानबूझ करके टाइगर को भूखा रखा जा रहा था, सिर्फ आधा खाना खिलाया जा रहा था ताकि जब लड़ाई का दिन हो तो वो बहुत भूखा भी हो और गुस्से में भी हो। और जब लड़ाई का दिन आया तो 2 घेरे थे। पहले घेरे को जो ही उन्होंने खोल के अंदर घुसे और दूसरे घेरे में घुसे तो वो इतनी जोर से कूदा कि पूरा अंदर वाला घेरा हिल गया। टाइगर स्वामी ने थोड़ा सा टाइम लिया, वो दूसरे घेरे के अंदर घुस के जैसे ही वो उसको लॉक करते, टाइगर ने उनका राइट हैंड अपने मुंह में ले लिया। ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो पहले ही वार में उनको क्षति यानी नुकसान पहुंचा। उनका राइट हैंड टाइगर के मुंह में था एंड इट स्टार्टेड ब्लीडिंग, उसमें से खून निकलने लगा। वो समझ गए कि इस हाथ से तो अब वो नहीं लड़ सकते और ये शेर इतना भूखा है कि इस खून को देख लेगा तो और पागल हो जाएगा और हमला करेगा। तो उन्होंने अपना राइट हैंड पीछे छिपा लिया अपनी पैंट में और सिर्फ अब उनके पास एक हाथ रह गया, लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड से वो पंच करने लगे शेर को, पर अपने आप को बचाने में असमर्थ थे, क्योंकि बचाने के लिए तो दोनों हाथ चाहिए ना। उनके ऊपर शेर ने भी कई हमले किए और उन्होंने भी शेर पे कई हमले किए और फाइनली पीट पीट के एक ही हाथ से उन्होंने शेर को अधमरा कर दिया। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए शेर का मुंह खोला, उसमें कुछ क्षणों के लिए अपना सर भी डाल दिया, फिर भी वो उसको इतनी मार लग चुकी थी कि उसने, राजा बेगम ने उनको खाया नहीं। फिर उन्होंने पास में पड़ी एक चेन से उसको बांधा और केज से टाई किया और बाहर निकलने लगे। जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, राजा बेगम फिर से उठा और इस बार कूद करके उसने उनका लेफ्ट कंधा अपने मुंह में ले लिया। इससे उनको बहुत नुकसान हुआ। हालांकि उन्होंने उसको पलटा और फिर अपने लेफ्ट हैंड से मार के पूरी तरह से बेहोश किया और बांध दिया उसको फिर से एक चेन में और बाहर निकल आए। तो जैसा प्रॉमिस किया गया था वो जीत चुके थे, बिना किसी मदद के शेर को उन्होंने बांध भी दिया था और निकल आए थे। तो कूच बिहार के राजा ने उन्हें बहुत से गिफ्ट्स दिए, बहुत कुछ दिया, लेकिन
टाइगर स्वामी ने कहा कि पिंजरे के अंदर कोई और व्यक्ति गया था, पिंजरे के बाहर कोई और आया, उनके अंदर एक परिवर्तन होना चालू हो गया था। टाइगर के काट लेने से और घाव बनने से उनको बहुत नुकसान हुआ। वो 6 महीने तक मरणासन मतलब बेड रिडन हो गए, उठ नहीं पाते थे, इतने बीमार हो गए। और इस दौरान उनको सब कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का मौका लगा। फिर जब वो ठीक हुए, और इस कहानी में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लड़ाई पे जाने से पहले उनके पापा को एक सेंट ने आके बताया था कि अगर आपका बेटा ये लड़ाइयाँ करना बंद नहीं करेगा तो ये उसकी आखिरी लड़ाई होगी। और ऐसा ही हुआ, उनका मन परिवर्तन हो चुका था और उन्होंने अपने पापा से जाके पूछा कि वो कौन सेंट थे जिन्होंने ऐसा प्रिडिक्शन किया। और मैंने उस समय तो उनका मजाक उड़ाया था, क्योंकि मुझ में बहुत अहंकार आ गया था। आई वॉज वेरी टू प्राउड। जब उनकी तबीयत ठीक होती है तो उनके मन में बहुत इच्छा होती है कि उस सेंट से वो वापस मिलें, और वो सेंट उनके घर आते हैं और उनको कहते हैं कि अब अगर तुम्हारा मन भर गया हो इन लड़ाइयों से तो चलो अब मेरे साथ हिमालय, और मैं तुमको अंदर के शेरों से लड़ना सिखाऊंगा। और वो उनके साथ हिमालय जाते हैं और इनलाइटेंड होते हैं, मतलब उनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है और वो टाइगर स्वामी बनते हैं। लेकिन इस कहानी में अब तक आप कहाँ हैं? टाइगर स्वामी आ गए, चंडी आ गए, मुकुंद आ गए, राजा बेगम भी हार गई, लेकिन आप कहाँ हैं इस कहानी में? हर जीवन में, हर कहानी में एक चैलेंज होता है। हो सकता है वो चैलेंज इंग्लिश हो, किसी को लग रहा हो कि उसकी लाइफ में इंग्लिश राजा बेगम है, वो उसको हरा रहा है। किसी को मैथ्स लग सकता है, किसी को लग सकता है स्कूल आना ही राजा बेगम है, मैं तो दुखी हो जाता हूँ आकर के। किसी को लग सकता है कि भाई मेरे को स्पोर्ट्स मेरे लिए राजा बेगम है, मुझे हरा रहा है, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। लेकिन मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि कैसे आप बाघ स्वामी की तरह वापस अपनी ज़िंदगी में हावी हुए राजा बेगम को हराने का दृढ़ निश्चय लेते हैं, उसे हराते हैं और नए चैलेंज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।